सतत विकास। सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास में शामिल अवधारणा है सतत विकास की प्राप्ति की दिशा में प्रयास अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या किए गए और नेशनल लेवल पर क्या किए गए। ठीक है। और कल हमने सतत विकास के एक डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, जो ब्रंटलैंड आयोग भी जिसको बोला जाता है, नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती ब्रंटलैंड बोला जाता है उसको, उसने बताया थी कि हमें संसाधनों का इस प्रकार से यूज करना चाहिए कि जो भावी पीढ़ियां हैं वो भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। ठीक है, ऐसी कोई डेफिनेशन दी गई थी। तो देखते हैं सतत विकास क्या होता है। सतत मीन्स होता है कंटिन्यूअस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का अर्थ है इसे सतत या संपोषणीय या संधारणीय विकास भी कहते हैं, जिसकी कल्पना का उदय वृद्धि और विकास की मानवता समानता के वैश्विक संदर्भों में हुआ है। 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तत्कालीन नॉर्वे के प्रधानमंत्री ब्रंटलैंड की अध्यक्षता में विश्व पर्यावरण विकास आयोग का गठन किया गया, जिसे ने 1987 में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से एक रिपोर्ट महासभा को सौंपी, जिसमें सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या की गई थी, जिसके अनुसार सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के इस प्रकार उपयोग करने पर बल दिया गया है जिससे वर्तमान पीढ़ी का विकास तो हो ही, साथ ही संसाधन भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचे रहने चाहिए और संसाधनों के उपयोग का प्रकृति के ऊपर भी अधिक दबाव नहीं आना चाहिए। यह इसकी परिभाषा दी गई थी। इस प्रकार सतत विकास में निम्न अवधारणाएं शामिल हैं: संसाधनों का विवेकपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना, संसाधनों का संरक्षण करना, संसाधनों का अंतरपीढ़ी स्थानांतरण करना, संसाधनों को पुनः पूर्ति के लिए समय देना, विकास कार्यों में इको फ्रेंडली तकनीक का प्रयोग करना, मतलब ऐसी तकनीक का प्रयोग करना जो पर्यावरण के लिए हितैषी हो, उसको दुष्प्रभाव ना डाले पर्यावरण पर। संसाधनों तक पहुंच का दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते अभिसमों का पालन करना, विकास कार्यों में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन लागू करना, मतलब जो भी हम विकास कर रहे हैं उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। किसी प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उसके निर्माण हमें पेड़ों को काटना पड़ रहा हो। पर्यावरण का कोई क्या मूल्यांकन है, क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर किसी विकास कार्यों का, वो देखना। संसाधनों का उपयोग करते समय प्रकृति की वहन क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति की वहन क्षमता का मतलब क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। क्या है कैरिंग कैपेसिटी? कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा बनी रहेगी कि वो पेड़ पौधे प्रकृति से उतना ही लेना जिसको प्रकृति पूर्ति कर सके, शक्ति पूर्ति कर सके, वहन क्षमता होती है। लेकिन यहाँ पर तो अति दोहन हो रहा है। ठीक है, वहन क्षमता का ध्यान रखना। प्रकृति की वहन क्षमता का तात्पर्य प्रकृति के ऊपर जनसंख्या का अतिरिक्त दबाव नहीं देना है। संसाधन हमें इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिस प्रकार से प्रकृति उपलब्ध कराती है, न कि मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप। वहन क्षमता को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि एक वाहन पर उसके वजन ढोने की क्षमता से अतिरिक्त वजन डाला जाए तो वह वाहन क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर प्रकृति पर जनसंख्या का क्षमता से अधिक दबाव पड़ता है तो संसाधनों की तीव्र गति से उपयोग होने के कारण प्राकृतिक असंतुलन की दशाएं उत्पन्न होंगी। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। ठीक है, तो स्वीडन में हुआ था ये, स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था। इस सम्मेलन में निम्न निर्णय लिए गए थे: 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना। यूएनईपी का अस्तित्व आया था इसके बाद 1972 में। विकासशील देशों को अलग से पर्यावरण मंत्रालय गठित करने का सुझाव दिया गया। प्रदूषण भुगतानकर्ता का सिद्धांत दिया गया। एतिहाद का सिद्धांत दिया गया कि अच्छी तरह से उसका यूज करें, संधारणीय। ठीक है, एंड यू नो कि 1972 में ही भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। और टाइगर रिजर्व आया था 1973। हाँ, ठीक है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। सतत विकास पर 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। सामान्य निर्णय कौन कौन से लिए गए? वन संरक्षण और संवर्धन का सिद्धांत, एजेंडा 21 को अपनाना, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता का प्रावधान, ग्लोबल वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा की स्थापना। यह एक वित्तीय कोष है, ग्लोबल वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा। ये क्या है? यह एक वित्तीय कोष है जो विश्व बैंक, यूएनईपी और यूएनडीपी के द्वारा प्रशासित होता है। यह निम्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है: जैव विविधता संरक्षण, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन शमन UNFCCC के द्वारा, भूमि निम्नीकरण सुधार UNCCD के द्वारा, ओजोन संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण नियंत्रण स्टॉकहोम समझौता के अकॉर्डिंग, जल संरक्षण प्रबंधन। इन सारे जो भी दिए गए हैं इनके बारे में क्या है, ये वित्तीय कोष उपलब्ध कराता है।
ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था। अब इसमें के रूप में लिए गए निर्णय क्या है? जैव विविधता भी इसमें यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कन्वर्जेशन, ठीक है, ऐसी कोई है, मतलब कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है ये, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन। यूएनएफ ट्रिपल सी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, अर्थात जलवायु परिवर्तन पर यह संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी संस्था है जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन पर पक्षकार देशों के सम्मेलन का आयोजन कराते हैं। पक्षकार देश, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यूएनएफ ट्रिपल सी 1993 में स्थापित किया गया। 1995 में पहली सीओपी जर्मनी के बोन में हुई थी, इसलिए बोन कन्वेंशन भी आएगा एक, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल देखो क्या है। जलवायु परिवर्तन पर इस सम्मेलन का आयोजन 1997 में जापान के क्योटो शहर में किया गया था, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है। इस सम्मेलन के 2 चरण है। प्रथम चरण क्या है? 1997 में, और 1997 से लेकर 2012 तक। दूसरा चरण 2013 से लेकर के 2020 तक। 2 चरण थे क्योटो प्रोटोकॉल के। 1997 में जापान के टोक्यो में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में निम्न महत्वपूर्ण घोषणाएं या निर्णय शामिल हैं। कौन कौन से निर्णय लिए गए थे? ग्रीन हाउस गैसों की पहचान की गई क्योटो प्रोटोकॉल में। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को 1990 के पूर्व स्तर पर ले जाने के लिए 5% की दर से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। इस सम्मेलन में शामिल देशों को प्रमुख रूप से 3 समूहों में रखा गया। एनेक्सर 1, इसमें विकसित औद्योगिक देश शामिल थे जिन्हें कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। एनेक्सर 2, इसमें वे देश शामिल थे जो OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, ऐसा कुछ है, कॉन्फ्रेंस ऑन, ठीक है, के सदस्य थे OECD के, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। नॉन अनेक्सर देश है, इसमें अल्प विकसित और अन्य देश शामिल थे जिसका जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान था, परंतु जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ रहा था। अतः ऐसे देशों में अनुकूलन और शमन कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। इस सम्मेलन में 3 नवाचार उभर कर सामने आए थे। संयुक्त कार्यान्वयन, इसके तहत अनेक्सर 1 के देश किसी अनेक्सर 1 के देश के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। मतलब अनेक्सर 1 में विकसित देश शामिल हैं जिनको कार्बन कंट्रोल करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो मान लो मेरा देश भी शामिल है और आप दूसरे देश से, आपका भी देश शामिल है, तो हम दोनों साथ में मिल करके कार्बन कंट्रोल की पहल को लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या शामिल हो गया कि संयुक्त कार्यान्वयन हो गया, ये दोनों को मिलकर के। स्वच्छ विकास यांत्रिकी, यह एक प्रकार की हरित प्रौद्योगिकी है। इस सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसार विकासशील और पिछड़े देशों को स्वच्छ विकास प्रौद्योगिकी यांत्रिकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विकसित देशों की थी, ठीक है। कि जो भी विकासशील देश हैं उनको जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी वो विकसित देशों द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। कार्बन व्यापार की संकल्पना, जिस प्रकार शेयर का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय होता है, शेयर कंपनी के शेयर घरेलू स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका विक्रय होता है, उसी प्रकार घरेलू या कार्बन का भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय कार्बन व्यापार कहलाता है। कार्बन का क्रय विक्रय, यदि कोई देश या औद्योगिक संगठन अपने तय मानक से कम कार्बन उत्सर्जन करता है तो वह अपने बचे हुए कार्बन को बेच सकता है। इसके लिए यूएनएफ ट्रिपल सी के पास उन्हें अपने दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिसकी यूएनएफ ट्रिपल सी जांच कराती है और सही पाए जाने पर उसे सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन प्रमाण पत्र देती है, जिसे कार्बन क्रेडिट कहते हैं। कार्बन व्यापार 2 प्रकार से संभव है। उत्सर्जन व्यापार, इसके तहत कोई देश या औद्योगिक समूह अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए किसी अन्य देश या औद्योगिक समूह के सरप्लस कार्बन को खरीद सकता है। ऑफसेट व्यापार, इसके तहत अधिक उत्सर्जन करने वाले देश किसी विकासशील देश के हरित परियोजना में निवेश या प्रौद्योगिकी दे सकता है, ठीक है। क्या समझ में आया कार्बन व्यापार? मान लो सभी देशों पर लिमिट लगाई गई है कि आपको 50 टन कार्बन एक साल में उत्सर्जन कर सकते हो, ठीक है। और मान लो आपने जितनी भी एक्टिविटीज की हैं, अपना आउटपुट निकालने में कार्बन यूज किया है, पेट्रोलियम यूज किया है, ईंधन दहन यूज किया है या कुछ और भी यूज किया है, आप हद मार करके अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए या उसको आउटपुट को लिए आपने 40 टन कार्बन का उत्सर्जन किया है, तो 10 टन कार्बन का उत्सर्जन अभी भी बाकी रहता है। और आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो साल का एंड हो चुका है, हम नहीं कर पाएंगे,
तो उस 10 टन बचे हुए कार्बन को आप किसी दूसरे देश को बेच सकते हो जिसको जरूरत है कि हमने तो 50 टन कार्बन यूज कर लिया, अभी हमें 10 टन कार्बन की और जरूरत है। अगर हम ज्यादा इसको वो करते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी आएगी, या हमें दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवानी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो ये जो एक्स्ट्रा 10 टन है ये बेचा जा सकता है UNFCCC में दस्तावेज जमा करके, उसके बाद जांच की जाती है, तब इसका व्यापार होता है। ये होता है कार्बन क्रेडिट। ठीक है। हरित परियोजनाओं में निवेश या प्रौद्योगिकी दे सकता है कि आप कार्बन को कम करो। पेरिस जलवायु समझौता 2015, इसे COP21 सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय को पेरिस घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें निम्न महत्वपूर्ण निर्णय शामिल थे। 21वीं शताब्दी के अंत तक भूमंडलीय तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने देना। 2 डिग्री तक ही बढ़ने दो, फालतू नहीं, 1.5 से 2 डिग्री। $100 अरब के ग्रीन क्लाइमेट फंड का प्रावधान किया गया। क्योटो के स्थान पर 2020 तक नई संधि समझौते को लाना जो अभिस्मय के रूप में हो। क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर 2020 तक विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मिशन इनोवेशन की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अस्तित्व आया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है। INDC लक्ष्य की घोषणा की गई। भारत ने अपने इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन गोल में 3 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% की कमी लाना, 2030 तक 2.5 से 3 अरब टन कार्बन सिंक क्षमता का विस्तार करना, 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन में 40% नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी हो। आंसर की हमेशा पॉजिटिव एंडिंग करें। ठीक है, ये मत करना कि ये हो गया वो हो गया, जैसे जब वे फॉरवर्ड लिखते हैं हमेशा पॉजिटिव में लिखना हो। पेरिस समझौते की आलोचना, ये मैंने इसलिए लिखा है कि कम आलोचना पर या कमी निकाल करके किसी आंसर को खत्म मत करना। इसमें $100 अरब के ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की जो बात की गई थी वह अब तक अस्तित्व में नहीं आई है। ठीक है, ये इसका आलोचना है। देशों के द्वारा घोषित किए गए इंटेंडेड, ठीक है, ये जो डिटरमाइंड कार्बन्स है, लक्ष्य बाध्यकारी न होकर स्वैच्छिक थे। कार्बन उत्सर्जन कटौती पर कोई व्यापक सिद्धांत नहीं लाया गया जो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो। बोन सम्मेलन, इसका आयोजन 2017 में जर्मनी के बोन शहर में किया गया था, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे। टेलनोवा वार्ता, यह प्रशांत महासागर में फिजी और उसके आसपास के द्वीपीय देशों में प्रयोग की जाने वाली एक भाषा है, टेलनोवा, जिसका अर्थ पारदर्शी, समावेशी एवं सहभागी होता है। अर्थात जलवायु परिवर्तन पर होने वाली वार्ताओं में इन पक्षों को ध्यान देने पर बल दिया गया। IFCCC की स्थापना 1988 में UNEP और WMO ने मिलकर की थी। ठीक है, IPCC है ये, IFC नहीं है, IPCC। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी संस्था IPCC ने अपनी 5वीं रिपोर्ट में कार्बन स्पेस और कार्बन बजट की संकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार यदि भूमंडलीय तापमान को औद्योगिक क्रांति के समय से 21वीं सदी के अंत तक यदि अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस होने देना है तो कार्बन उत्सर्जन की सीमा क्या होनी चाहिए। इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया। इस रिपोर्ट के अनुसार कार्बन उत्सर्जन की उच्चतम सीमा 2900 गीगाटन मानी गई है, जिसका 73% भाग 2019 तक उत्सर्जित हो चुका है, अर्थात बाकी बचे हुए समय में केवल 600 गीगाटन ही कार्बन उत्सर्जन होना चाहिए। इसी को कार्बन स्पेस और कार्बन बजट कहते हैं। ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है? इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय को ग्लासगो घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें निम्न प्रमुख पहले शामिल हैं। सभी देशों को 2030 तक के लिए INDC लक्ष्य को अपडेट करने को कहा गया। ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा अपनाया गया, जिसके तहत परिवहन उद्योग जैसे कार्बन गहन क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी बढ़ाने पर बल दिया गया। कोयले के उपयोग में चरणबद्ध रूप से कमी लाना स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन में नेट जीरो उत्सर्जन की अवधारणा लाई गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हरित ग्रिड, जिसे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कहते हैं, की अवधारणा लाई गई। नेट जीरो उत्सर्जन की अवधारणा क्या है? नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब हो रहा है कि हम कार्बन को छोड़ ही नहीं रहे हैं। मतलब क्या है इसका? कार्बन तो छोड़ रहे हैं, लेकिन जितना कार्बन हम छोड़ रहे हैं जो आउटपुट एक्टिविटी में इंडस्ट्रियल एरिया से,
उतना ही कार्बन छोड़ा गया, हम उसको सिक्वेस्टेरियन कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा करके वापिस वातावरण से हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना हमने छोड़ा उतना ही हमने यूज कर दिया, तो नेट जीरो कार्बन हो गया। ये अवधारणा लाई गई थी। व्हाट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड, यह भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा लाई गई एक अवधारणा है। इसके तहत वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और विश्व के विभिन्न भागों में उस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ग्लोबल ग्रिड की स्थापना की जानी है, जो 3 चरणों में पूरा होगा। प्रथम चरण, इस चरण में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के देशों को आपस में जोड़ा जाएगा ग्रिड बना करके, ताकि बिजली को ट्रांसफर किया जा सके। दूसरा चरण, इस चरण में एशियाई ग्रिड को अफ्रीका से जोड़ा जाएगा। पहले एशिया, फिर एशिया के उसको अफ्रीका को, और तीसरे चरण में यह ग्लोबल ग्रिड में बदल जाएगा। वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के समक्ष चुनौतियां क्या है? इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपेक्षित है। बड़े पैमाने पर पूंजी और तकनीक की आवश्यकता है, क्योंकि ग्लोबल ट्रांसमिशन नेटवर्क स्थापित होना है। भू सामरिक या भू राजनीतिक चुनौतियां भी हो सकती हैं। भू राजनीतिक चुनौतियां का मतलब किसी भी देश से राजनीतिक चुनौती आ सकती है। जैसे एशिया को जोड़ने के लिए पाकिस्तान क्या करेगा? नहीं, बात वालों का तो विरोध करना ही करना है। चाइना भी नहीं जुड़ेगा। ये है भू राजनीतिक चुनौती। ठीक है, किसी ऐसी जमीन पर कोई पॉलिटिकल चैलेंज हमारे पास ना आ जाए। ठीक है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ। ठीक है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसकी फुल फॉर्म है। यह पहल भी भारतीय प्रधानमंत्री की देन है, जिसका तात्पर्य ऐसी जीवन शैली को अपनाना है और बढ़ावा देना जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसे भी ग्लासगो सम्मेलन के दौरान लाया गया था। ऐसी जीवन शैली को हम कैसे अपना सकते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ठीक है, और सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करके। ठीक है, पहले आपने देखा होगा शादियों में, है ना, आजकल तो मतलब डिस्पोजल्स वगैरह यूज होते हैं वगैरह के लिए। पहले शादियों में, है ना, पीपल के पत्तों से बने हुए मतलब वो आते थे, उनको अगर कहीं डाल देते तो बैक्टीरिया खत्म कर देते। आज किसी भी तरफ देख लो, प्लास्टिक ही प्लास्टिक, खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लास्टिक के बैग आ रहे हैं। ठीक है, जिनके ऊपर काफी बार प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन दुकानों में फिर से भी वो बेचे जा रहे हैं। ठीक है, कहीं पर जा लो, रैपर भी नहीं तो वो रहे ना, कुरकुरे का, चिप्स का पैकेट ऐसे ही बिक रहे हो। ठीक है, ये इको फ्रेंडली नहीं है। थोड़ा सा हमें भी माइंड सेट को चेंज करना होगा। दुकान में किसी भी सामान को लेने के लिए जाते हैं ना, खुद से घर से थैला नहीं लेकर के जाएंगे, दुकान वाले की ही जिम्मेवारी होगी। दुकान वाला उनसे भी लगाता है, एक अलग से थैला लेकर के जाएं घर से परमानेंटली, और वो थैला भी जूट का बना हुआ हो। ठीक है, ताकि अगर वो कहीं डिस्पोज भी करना हो तो वो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली होने के लिए लोगों को अपनी माइंडसेट में बदलाव लेके आना होगा। इसी सम्मेलन में आगे देखो क्या है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की अवधारणा लाई गई। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, यह एक पहल है जो फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए और ईयू के कुछ देशों के द्वारा शुरू की गई, मतलब यूरोप में शुरू हुई थी। इस व्यवस्था के तहत ऐसे देश जो कोयला का उपयोग कम करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक इस अवधारणा से 3 देश, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम जुड़े हैं। एशिया के 3 देश हैं, 2 देश हैं एशिया से, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये आसियान के भी हैं मेंबर, और साउथ अफ्रीका ये सार्क का मेंबर। ग्लासगो सम्मेलन और भारत ने इस सम्मेलन में अपने पंचामृत की घोषणा की, जिसमें निम्न बिंदु शामिल थे। पंचामृत 5 बिंदु शामिल होंगे। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी लाना। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 500 गीगावाट स्थापित करना। 2030 तक भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति 50% नवीकरणीय ऊर्जा से करना। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती लाना। पंचामृत लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौतियां। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयले के उपयोग में कमी लानी होगी, उद्योगों में प्रौद्योगिकी परिवर्तन की जरूरत है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। इस संदर्भ में भारत के समक्ष 2 बड़ी चुनौतियां हैं नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादन को बढ़ावा देने में। नवीकरणीय ऊर्जा अधिक पूंजी
गहन है, मतलब ज्यादा पूंजी लगती है, कैपिटल ज्यादा लगती है उसमें, और भारत के पास वित्त की कमी है, कैपिटल खरीद नहीं सकता वो। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकी महंगी है और कुछ प्रौद्योगिकियां अभी रिसर्च के स्तर पर है, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल रिसर्च के स्तर पर है। जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, इको फ्रेंडली हमें लाइफ अपनी करनी पड़ेगी। कृषि, परिवहन, उद्योग, नगरीय क्षेत्र जो कार्बन गहन क्षेत्र में है, हरित प्रौद्योगिकी और निवेश को बढ़ावा देना होगा। COP26 सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लॉस और डैमेज फंड की स्थापना की गई। जलवायु लक्ष्य की घोषणा। लॉस और डैमेज फंड की स्थापना की गई। व्हाट इज लॉस एंड डैमेज फंड? ठीक है, जो कंट्री लॉस एंड डैमेज करता है, ठीक है, जिसके कारण पर्यावरण की लॉस हो रही है, डैमेज हो रही है, तो वो क्या करेगा, एक उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा और लॉस एंड डैमेज फंड में उसको जमा करेगा, और वही फंड फिर यूज होगा इको फ्रेंडली के। जलवायु लक्ष्य की घोषणा की गई कि जलवायु से रिलेटेड आप कौन कौन से लक्ष्य स्थापित करोगे। जलवायु परिवर्तन समन का निर्णय लिया गया। समन का मतलब क्या होता है? कम करना, समझौता करना उसके। ठीक है। जलवायु अनुकूलन निर्णय लिया गया। जलवायु वित्त का निर्णय लिया गया। ऊर्जा क्षेत्र में पहल संबंधी निर्णय लिया गया। वित्तीय प्रणाली में सुधार के निर्णय लिए गए। न्याय संकट संक्रमण के निर्णय। कृषि से संबंधित पहल का निर्णय लिया गया। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के निर्णय लिए गए। जलवायु के लिए मैंग्रोव प्रबंधन का भी संबंधित भी निर्णय लिए गए थे। क्या कहता है हानि और क्षति, लॉस एंड डैमेज फंड का फॉर्मूला? लॉस एंड डैमेज थ्योरी में हानि, लॉस, जलवायु परिवर्तन से आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, घर, बंदरगाह आदि को होने वाले नुकसान का आकलन करती है कि जलवायु परिवर्तन से सड़क को, घर को, बंदरगाह को क्या नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान करके चलूं, दिल्ली जो है एक औद्योगिक कंट्री है। दिल्ली के अलावा नोएडा एंड यूपी में, ठीक है, नोएडा हो गया, आगरा हो गया, गुड़गांव, मानेसर, धारूहेड़ा, ये जो बेल्ट होगी, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। एंड इंडस्ट्रियल एरिया में SO2 जो है वो वातावरण में चली गई। रेन होगी, SO2 के साथ क्रिया करके उससे एसिड रेन में बदल गई। एसिड रेन जो है वो ताजमहल की जो संगमरमर की टुकड़ियां है लगी हुई हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही है। तो लॉस एंड डैमेज फंड का फॉर्मूला, इसका एक मतलब अच्छा उदाहरण ये है कि इससे आधारभूत संरचनाओं को नुकसान हो रहा है। आप एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हो। ठीक है। डैमेज क्षति को जलवायु परिवर्तन से उत्पादकता को हुए नुकसान के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। लॉस जो वर्ड है वो आधारभूत संरचनाओं को नुकसान जो हुआ है उसके लिए यूज किया गया है, और डैमेज जो वर्ड है वो उत्पादकता को क्या नुकसान हुआ उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि से काम करने के घंटों में कमी आई है, कृषि उत्पादकता में गिरावट आई है, पर्यटन गतिविधियों में कमी आई है। काम करने के घंटों में कमी कैसे बताओगे आप, क्या एग्जांपल दोगे इसका? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे गर्मियों में हम हाँ, दिन में काम नहीं करते हैं, घरों में ही रहते हैं, और इवनिंग में या जल्दी लू के डर से, मॉर्निंग में लू के डर से हम घरों में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। और गर्मियों में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बताऊं, जून की छुट्टी कर देते हैं स्कूल के बच्चों की। जून के बाद जुलाई में भी या मई में ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। मई में क्या करते हैं, जून की छुट्टियां होने से पहले कि बच्चों को स्कूल में 7 बजे बुलाते हैं, 11 बजे छुट्टी कर देते हैं, इससे पहले कि हीट वेव चलना शुरू हो जाए। तो ये क्लियर ये बताता है, इंडिकेशन है कि काम करने के घंटों में कमी है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। कृषि उत्पादकता में गिरावट, फसलें जो है वो क्या हो जाएंगी, बर्न हो जाती है और बारिश होती नहीं, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, फसलें जो है वो जड़ खत्म हो जाती हैं। पर्यटन गतिविधियों में कमी आएगी, गर्मियों में कोई बाहर ही नहीं निकलेगा। ठीक है। जलवायु लक्ष्य, पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों को 2023 तक 2030 के अपने जलवायु लक्ष्यों पर विचार करने को कहा गया। जलवायु परिवर्तन समन क्या है? जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्य को पाने के लिए समन योजना को अंतिम रूप देने को कहा गया। जलवायु अनुकूलन के अनुकूलन पर एक ग्लोबल रूपरेखा को विकसित किया जाएगा। इसको ग्लासगो और शर्म शेख योजना के तहत अंतिम रूप COP28 में दिया जाएगा। COP28 शर्म शेख में हो चुका है, मिस्र के शर्म शेख में। साथ ही
अनुकूलन कोष में $230 मिलियन से अधिक के योगदान की संकल्पना की गई या संकल्प लिया गया। जलवायु वित्त क्या है? वित्तीय प्रभाव को ग्लोबल तापमान लक्ष्यों के अनुरूप होने पर बल दिया गया। इस पर विशेष चर्चा COP28 में हो चुकी है। ऊर्जा क्षेत्र में पहल, सदस्य देशों को कहा गया कि वे कम उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा प्रणाली को अपनाएं। अनअबेटेड, जिसको कम नहीं किया जा सके, कोयला से प्राप्त विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से कम करने के प्रयासों में तेजी लाई जाए। अकुशल जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करें। चरणबद्ध तरीके से कम करें, जैसे उज्ज्वला योजना, ठीक है, गैस सिलेंडर दिया गया। वित्तीय प्रणाली में सुधार, इसके तहत जलवायु वित्त प्रदान करने वाली संस्था को वर्ल्ड बैंक अन्य परिचालन मॉडल चैनलों में सुधार पर बल दिया गया। कौन कौन सी संस्था जलवायु वित्त प्रदान करने वाली? वर्ल्ड बैंक या कोई अन्य संस्था होगी, ठीक है। न्याय संगत संक्रमण क्या है? जस्ट ट्रांजिशन, जस्ट का मतलब क्या होता है? JUST, जस्ट मीन न्यायोचित, न्याय संगत। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण, बदलाव। पर एक कार्य योजना शुरू की गई, मतलब बदलाव हो टेक्नोलॉजी में और वो बदलाव सही हो, उत्पादन भी बढ़े, इको फ्रेंडली भी हो, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष उच्च मंत्रालय स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी पहली बैठक का आयोजन COP28 में किया जाएगा। कृषि से संबंधित पहल, ये जो साइड में मार्जिन छोड़ रखी हैं, नोट्स आपके पास अवेलेबल है। COP28 को जाना, करंट अफेयर से इसको अपडेट कर लेना साइड में। कृषि से संबंधित पहल क्या है? कृषि और खाद्य सुरक्षा के संबंध में जलवायु कार्यवाही के लिए 4 वर्षीय श्रमल सेक योजना की स्थापना की गई। इस कदम के द्वारा कृषि पर कोरोनविया संयुक्त कार्य को अतिरिक्त 4 वर्ष की लीज दी गई, ठीक है। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, इसके तहत टेक्नोलॉजी कार्यकारी समिति तथा जलवायु टेक्नोलॉजी केंद्र और नेटवर्क 2027 के लिए अपनी प्रथम संयुक्त कार्य योजना निर्धारित की। यह योजना पेरिस समझौते एवं इस सम्मेलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूपांतरकारी मांगे उपलब्ध कराएगी। जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन क्या है? इसकी योजना COP27 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया द्वारा की गई थी। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल हैं। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैंग्रोव की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है। मैंग्रोव लगाने, बहाल करने के बारे में अपनी प्रतिबद्धता एवं समय तय करना है। तटीय क्षेत्रों में अनुसंधान, प्रबंधन और संरक्षण में विशेषज्ञता साझा करेंगे व एक दूसरे को समर्थन देंगे। इस सम्मेलन की सीमाएं क्या है? आलोचनाएं, विकसित देशों में सम्मेलन में कोई मजबूत मंशा नहीं दिखाई। विकसित देशों ने, जैसे कि अमेरिका, ट्रंप बार बार में बोल रहा है ये सब बकवास है, पेरिस समझौते से निकल गया, ठीक है। जलवायु संकट के मुद्दे पर ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ ध्रुव में बटी दुनिया, ठीक है। वो ब्रंट लाइन आई थी ना, ब्रंट लाइन क्या करती थी? ग्लोबल साउथ को और ग्लोबल नॉर्थ को डिवाइड कर रही है। नॉर्थ में अपेक्षाकृत विकसित देश है, ग्लोबल साउथ में लिस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज शामिल है, ठीक है। ये है, जब भी कोई ऐसा सम्मेलन होता है जिसमें विकसित देशों को किसी प्रकार की जिम्मेवारी दी जाती है, वो इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं लिया गया। विकसित देशों के द्वारा लॉस एंड डैमेज फंड का विरोध किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने किया। सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में तो मतलब बंधाधुंध कार्बन वो किया है, उत्सर्जन किया है, ठीक है। वो मुश्किल हो रही है आजकल के विकसित विकासशील देशों को, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड का फार्मूला क्रियान्वित कैसे होगा, इसके संबंध में कोई विचार नहीं किया गया, बताया नहीं है। इस फंड के लिए क्या सिर्फ स्वैच्छिक दानकर्ताओं पर निर्भरता होगी? इसे खर्च कब और कैसे किया जाएगा? COP27 में भारत को देखो, भारत ने दीर्घकालीन कम उत्सर्जन विकास रणनीति का मसौदा पेश किया। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति और भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। जलवायु न्याय के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और भावी प्रतिबद्धताओं को उजागर किया। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के बजाय कम करने के प्रावधान को लागू करना। मिशन लाइफ की शुरुआत और उसकी चर्चा की गई। ग्रीन बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में नवाचार और शहरी नियोजन को मजबूती दी गई। ये भारत ने COP27 में अपने विचार प्रस्तुत किए।
जलवायु परिवर्तन पर अन्य प्रमुख सम्मेलन कौन से हैं? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसमें 21 एजेंडाज को प्रस्तुत किया गया। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1902 में 2002 में, ठीक है, जोहानिसबर्ग। इसको रियो प्लस 10 बोलते हैं, मतलब जब रियो में हुआ था उसके 10 साल बाद। रियो प्लस 20 2012, इसको रियो प्लस 20 समझ के क्यों बोला जाता है 20, क्योंकि जब रियो सम्मेलन हुआ था उसके 20 साल बाद हुआ था ये 2000। रियो डी जेनेरियो सतत विकास पर हुआ। बाली सम्मेलन 2007, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009, कैनन सम्मेलन 2010, डरबन सम्मेलन डरबन डरबन सम्मेलन 2011। डरबन कहाँ पर है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 2011 दोहा सम्मेलन 2012, कतर की कैपिटल। वारसा सम्मेलन, ठीक है, कैपिटल ऑफ पोलैंड। वारसा सम्मेलन 2013, लीना सम्मेलन 2014, पेरिस सम्मेलन 2015, ठीक है, मराकेश सम्मेलन 2016, बोन सम्मेलन 2017, कटोवाइस सम्मेलन 2018, मैड्रिड सम्मेलन, स्पेन कैपिटल ऑफ स्पेन इज मैड्रिड 2019, ग्लासगो सम्मेलन 2021, शर्म शेख सम्मेलन 2022, ठीक है। पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन, 2023-24-25 हाँ ये 2023-24 हुए, करंट में आएंगे, करंट को देखना है इसमें, ठीक है। पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन, इसको कल डिस्कस करेंगे।